आज के दिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें हिल्टन की बुक से मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इन दोनों के दरमियान इफेक्ट्स देखेंगे ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट कि मार्जिनल कॉस्टिंग से हमारे पास क्या प्रॉफिट आता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमारे पास क्या प्रॉफिट आता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। फिर हम आपको होमवर्क देंगे फॉर फ्रॉम गैरिसन नोरीन, ये रिव्यू प्रॉब्लम है। इसी तरह हिल्टन की बुक से भी रिव्यू प्रॉब्लम हम आपको देंगे। ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहा जाता है। दैट्स आल्सो वी विल स्टडी फ्रॉम हिल्टन, सीमा P1 एंड गैरिसन नोरीन। और वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे, इसी ब्रेक इवन की एक्सटेंशन है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, दिस इज आल्सो फ्रॉम हिल्टन। और हम दोबारा भी देखेंगे हाई एंड लो पॉइंट मेथड को और स्कैटर्ड डायग्राम को, जो पहले आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं। हम जरा उनकी और वेरिएंट्स देखेंगे ताकि आपको इसमें आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि हम जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं इसके जो दूसरे और नाम हैं वो नाम है फुल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड कन्वेंशनल कॉस्टिंग। ये तीन इसके नाम यूज किए जाते हैं एज अल्टरनेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और कन्वेंशनल कॉस्टिंग, ये हमारे पास आएंगे। इनके तहत जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता है क्या लिखते हैं हम, नेम ऑफ एंटिटी, इनकम स्टेटमेंट जो भी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, एंड फॉर द पीरियड एंडेड, जिस पीरियड को वो कवर कर रही है। इट मे बी अ क्वार्टर, इट मे बी अ मंथ, इट मे बी अ ईयर, व्हाट्सएवर द पीरियड। आज आपको जो बात समझाने की है, जिसकी वजह से हम इनकम स्टेटमेंट को आके दोबारा रेफर कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप सबसे पहले इसमें लिखते हैं सेल्स, और सेल्स के अगर हैं 100 यूनिट्स, तो जो कॉस्ट है ना बच्चों, वो भी 100 यूनिट्स की ही होगी। कॉस्ट जो है, जैसे यहाँ पे नीचे हम लेस कर रहे हैं, अगर सेल्स 100 यूनिट्स की हुई है तो कॉस्ट भी 100 यूनिट्स की ही लिखनी है। फिर बाकी जो डिटेल्स हैं अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सेल्स में हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहां से कॉस्ट से मुराद है कौन सी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसको सम टाइम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाएगा। जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस किया जाता है तो हमारे पास आती है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास आ जाएंगे नेट प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या चीजें होती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट यहां कवर हो गई थी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पे कवर होगी। इसके अंदर आते हैं एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल। ये मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हैं जो यहाँ पे कवर होंगे। यहां से रिलेटेड थे प्रोडक्शन कॉस्ट, या जिसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, जबकि अदर देन प्रोडक्ट कॉस्ट वो यहाँ पे हमारे पास कवर होंगे। ठीक है, और इसमें हम यूजली लेते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ओके बच्चों, अच्छा अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है ये आपके साथ डिस्कस करना है आज। द फर्स्ट थिंग इज द डायरेक्ट मटेरियल, अदर थिंग इज द डायरेक्ट लेबर, एंड थर्ड थिंग इज द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और फोर्थ थिंग इसके अंदर आती है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमारे पास ये चार चीजें हैं बच्चों इधर जो हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड वन इज डायरेक्ट लेबर, थर्ड वन इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है। कहीं किताब में आपको ये फैक्ट्री ओवरहेड भी मिलेगा और कहीं फैक्ट्री ओवरहेड की जगह वर्ड मिल जाएगा बर्डन।
तो ये सारी इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो या वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो या फैक्ट्री ओवरहेड की जगह बर्डन यूज कर दिया जाएगा, एक ही बात है। एंड फोर्थ थिंग इसके अंदर आती है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके बच्चों, तो ये चार चीजें आप मिलाओगे तो आपके पास बनेगी प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, यूनिट कॉस्ट। और ये यूनिट कॉस्ट कहां पे हमारे पास यूज हो सकेगी? ये बच्चों यूज हो सकेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट इज यूज टू कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट विच इज यूज्ड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है अगर, एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है कि हमारे पास सेल्स प्राइस है 10, ठीक है बच्चों, और हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट ऐसे 2 रुपीज, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 3 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 1 रुपीज, और हमने फिक्स की कॉस्ट भी कर दी 2 रुपीज। तो बच्चों ये सारा सम होके बनेगा 8 रुपीज। तो हम इसको 8 रुपीज यहां पे जाके रेफर करेंगे और हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब इसको हम सेल में से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है कि हमें जूम की साइट पे एक्सेस नहीं हो रही, तो आप इस सिलसिले में कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़। मैं ये आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ उनका मैसेज। जी, तो बच्चों अब हम ये देख रहे थे कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा। दिस इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट हमने कैसे मालूम करनी है, उसके अंदर हमने चार चीजें जमा करनी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बच्चों? जो कि फिनिश गुड्स में एज ए इनपुट यूज होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, टेबल हमारे पास बनी हुई है, फर्नीचर हमारे पास बना हुआ है, तो लकड़ी जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है? जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश गुड्स, एक्टिवली जो लकड़ी को काटेगी, उसको डिफरेंट साइजेस में बनाएगी एंड सो ऑन। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये होते हैं कि ये फैक्ट्री के खर्चे हैं जो कि वेरिएबल हैं, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो ये कम होंगे। वेयरएस द अदर थिंग इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये फिक्स्ड हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो ये सेम रहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इसको लेते से हमने रेफर किया, यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की एग्जांपल है, यानी कि ये टोटल में होते हैं और इनको पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास रेंट, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी एंड सो ऑन, काफी सारे आइटम्स ये अवेलेबल हैं। ये पीरियड कॉस्ट होते हैं। हमने यहाँ पे निकालने हैं इनको यूनिट में, कि एक यूनिट को बनाने पे क्या कॉस्ट आ रही है। अब आप देखो बच्चों, अगर आपने एक पीरियड में बनाने हैं 50,000 यूनिट तो इसकी कॉस्ट डिफरेंट आएगी। अगर आपने बनाने हैं 90,000 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट डिफरेंट आएगी। और अगर आपने बनाने हैं 100,000 तो पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आएगी। और अगर आपने बना लिए 45,000 तो पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आएगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है आपको? इसको मैं भी रेफर करता हूँ। हमारे पास कुछ कैपेसिटी होती है हमारी फैक्ट्री की, हमारी मशीनरी की, उसे हम कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। इसको यूजुअली रेफर किया जाता है एज ए एवरेज कैपेसिटी भी।
नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है कि प्रीवियस 5 ईयर्स में से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2015, 2016, ठीक है, ये 5 ईयर्स हमारे पास थे और इसमें हम प्रोडक्शन करते रहे हैं ये हमारी प्रोडक्शंस रही हैं। अगर हम इनका सम लें तो ये बन जाता है 250,000 और अगर हम इसका एवरेज ले लें दिस डिवाइड बाय 5 ईयर से तो हमारे पास एवरेज आ रही है 50,000। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है या एवरेज कैपेसिटी है दैट इज 50,000 कि ऑन एवरेज हम 50,000 यूनिट्स बनाते हैं, ऑन एवरेज हम 50,000 यूनिट्स बनाते हैं। ओके अच्छा बच्चों, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी? एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है कि जो आपके पास फोर्थ कमिंग पीरियड आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड आ रहा है, उसमें आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे। से आगे फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप पहले तो एवरेज 50,000 यूनिट्स बना रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं अब हम 90,000 बनाएंगे, तो दिस इज द नेक्स्ट पीरियड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद है थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी होती है जो मशीन इन आइडियल सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। जैसे आप अगर अपनी टोयोटा की गाड़ी देखें, आप अगर टोयोटा की गाड़ी देखें तो उसके अंदर आपके पास जो स्पीडोमीटर है ना वो आ रहा होता है कि मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर लिखा होगा, लेकिन क्या कभी वो गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर पे काम करती है, रनिंग करती है? नहीं, वो 300 पर आवर पे सिर्फ जाएगी उस वक्त जब कौन सी सिचुएशन होगी बच्चों, आइडियल सर्कमस्टांसेस। कौन सी सिचुएशन होगी, आइडियल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जब रोड भी अच्छी हो, ड्राइवर भी कॉम्पिटेंट हो, उसके अंदर हाई ऑक्टेन ऑयल पेट्रोल डला हुआ हो, टायरों की हवा पूरी हो, सामने से आने वाली जो हवा का प्रेशर है वो रीजनेबल हो, ठीक है, फिर वो 100 की स्पीड 100% की स्पीड पे जा सकती है। ये सिर्फ आइडियल सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल होता है। एंड लास्ट वन इज एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअली हमारे पास अभी जो पीरियड कवर हुआ है उसमें हमारे पास फैक्ट्री कितने घंटे चली है या कितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की। ओके, तो ये 4 कैपेसिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है। हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए हमें निकालनी है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, हम यूज करते हैं प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट, ठीक है बच्चों। हम एक चीज यूज करते हैं उसे कहा जाता है प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट और इसका फार्मूला होता है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। अभी फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं, ये जो हमारे यूनिट्स हैं दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी जिसके हमने यूनिट्स लिए हैं 50,000। ओके, आप देखें जब हमने यूनिट कॉस्ट अभी निकाली थी तो हमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए 2 पर यूनिट। तो बच्चों ये किस तरह आ सकते हैं, ये आ सकते हैं कि हमने एस्टिमेट एफओएच ले लिया 1 लाख और हमारे पास जो बेस है दैट इज 50,000 यूनिट्स। तो जब आप 100,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा 2 का। दिस इज 2 पर यूनिट, दिस इज 2 पर यूनिट। आपने इनफैक्ट क्या किया कि जो आपके एफओएच इस अकाउंटिंग पीरियड में एस्टिमेटेड थे दैट इज 100,000, ठीक है, से ₹100,000 और आपने कहा कि इस आइंदा आने वाले पीरियड में हम यूनिट्स बनाएंगे 50,000। तो 2 पर यूनिट जो है ना आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि ₹2 पर यूनिट हमारी कॉस्ट आएगी, दैट इज ऑफ एफओएच। एंड व्हाट एफओएच, फिक्स्ड एफओएच।
दैट इज ऑफ फिक्स्ड FOH। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन में यूजली डायरेक्ट मटेरियल की फिगर दी जाएगी पर यूनिट की, डायरेक्ट लेबर की फिगर दी जाएगी पर यूनिट की, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर दी जाएगी पर यूनिट की, और आपने कैलकुलेट करना होगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये बच्चों क्वेश्चन में होती है यूजली टोटल में अवेलेबल, क्योंकि ये पीरियड कॉस्ट है। रेंट मंथली पे होता है, डेप्रिसिएशन मंथली या ईयरली पे होती है, रिकॉर्ड होती है। इसका ताल्लुक पर यूनिट से नहीं होता। तो पर यूनिट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा प्री डिटरमाइंड FOH रेट, और उसका निकालने का फार्मूला है एस्टिमेटेड FOH डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। ओके बच्चों, यहां तक बात थोड़ी सी आपको जहन में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। इसको हम जाके यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगी, और उसके बाद फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब हमने ये समझ लिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इसके कंपैरिजन में है कि है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो पहले मैं यहां तक जरा क्वेश्चन ले लूं कि बच्चे क्या कह रहे हैं अभी तक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आया है हमारे पास कि ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनकी एग्जांपलें क्या हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल मैंने आपको बता दी, रेंट और डेप्रिसिएशन। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की एग्जांपल है बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि ऐसे सारे खर्चे जो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हो, और कहां पे इंकर्ड हो, फैक्ट्री के प्रेमिसेस में, फैक्ट्री में इंकर्ड हो। किस लिए इंकर्ड हो, टूवर्ड्स प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल है मशीनों में डालने वाला पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, छोटे मोटे लूज टूल्स की डेप्रिसिएशन, काफी सारे आइटम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। जी बेटा, फिक्स्ड FOH को ही हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं कि ये पीरियड के ऊपर पे होती है, एक यूनिट के ऊपर पे नहीं होती। ये मंथ गुजरेगा या ईयर गुजरेगा तो ही फिर ये पे होगी। पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बच्चों ये है कि इसके तहत इनकम स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं वो सारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही बनती हैं। जी बेटा, ये एस्टिमेटेड FOH हम इस तरह लेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फिक्स ओवरहेड्स हैं जो आइंदा आने वाले पीरियड में हमें इंकर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये यूजुअली क्वेश्चन में दिए जाएंगे। अभी जो आपने बात समझने वाली है वो बच्चों, ये मैं ग्रीन जो क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूं ना, बस अभी आप इसके ऊपर फोकस रखें। अभी आज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने इसको समझना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने सिर्फ ये बात समझनी है जो मैंने अभी ग्रीन पे हाईलाइट की है। अब मैं आता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में। जब ये बात समझ आ गई है ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इससे बहुत आसान है। वो क्या है भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग और नाम है वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, या सम टाइम इसको प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर बच्चों जो प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी ना, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यहां पर तीन चीजों को आप जमा करोगे तो आपके पास बनेगी प्रोडक्ट कॉस्ट, या जिसको कहते हैं यूनिट कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, अब जब बच्चों इसके तहत इनकम स्टेटमेंट बनेगी, या ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे पास आएगी, ये कैलकुलेट होगी अगेन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड फॉर इन्वेंट्रीज। प्रोडक्ट कॉस्ट दोनों जगह यूज होगी, किस लिए, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इन्वेंट्रीज। टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इन्वेंट्रीज के लिए ही प्रोडक्ट कॉस्ट में यूज होना है। ओके बच्चों, ये बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि इसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी।
इसकी इनकम स्टेटमेंट बच्चों बनती है, ये फॉर्मेट आपके सामने है, अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, बुक्स में भी अवेलेबल है। अगेन नेम ऑफ एंटिटी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड, ये बात सब जगह सेम रहती है। यहाँ पे भी सेल के यूनिट हम ले लेते हैं 100, सेल प्राइस ले लेते हैं 10, तो जो टोटल है हमारे पास वो आएगा 1000। ओके, अब बच्चों फिर बात ध्यान में रहेगी, अगर 100 यूनिट सेल हुए हैं तो कॉस्ट भी 100 यूनिट्स की ही आएगी। ओके, और हमने अभी एब्जॉर्प्शन में करते वक्त डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ली थी 2, 3 एंड 1, तो यही हम यहां पे ले जाएंगे मार्जिन में, और हमारे पास ये आ गई है, जब इसका हम सम करेंगे दैट इज 6। तो अब हमारे पास ये यूज होगी कॉस्ट पर यूनिट जो है दैट इज 6, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हमारे पास आ गया 600। ओके, दिस इज 600। अब बच्चों इस इनकम स्टेटमेंट जो बन रही है मार्जिनल से, इसके अंदर आपने जरा गौर करना है, यहां आएगा सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पे जस्ट हमने लेनी है वेरिएबल, और वेरिएबल क्या बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जब बच्चों आप इसमें से ये माइनस करोगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसे कहा जाता है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, फिर हम इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां थे प्रोडक्शन से रिलेटेड, यहां आएंगे नॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, से हम कह देते हैं ये हैं हमारे 100। ठीक है, 100 यूनिट सेल हुए और हर एक यूनिट पे था 1, तो ये हमारे पास आ गया 100। जब बच्चों आप ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, अब बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग ये करती है कि ये जितने भी पीरियड कॉस्ट होती है, जितनी भी पीरियड कॉस्ट है, वो कहती है इसका ताल्लुक पीरियड से है, इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है। हम 1 यूनिट बनाएं, 2 लाख यूनिट बनाएं, 5 लाख यूनिट बनाएं, ये जो कॉस्टें अभी अब आ रही हैं ये फिक्स की फिक्स्ड ही रहेंगी। क्या रहेंगी बच्चों, फिक्स की फिक्स्ड ही रहेंगी। इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्टें होंगी, दो किस्म की, वन इज फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अदर इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, ये सारे एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, दैट इज नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स नेचर, तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट प्रॉफिट की फिगर अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बच्चों जो दोनों में डिफरेंस है वो अभी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स है, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आता है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप लेस करते हैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास आते हैं नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और आप जब नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस करते हैं फिक्स कॉस्टें, तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो आपने जो मार्जिनल कॉस्टिंग में चीजें याद रखनी है वो ये हैं, जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी। इनकम स्टेटमेंट तो आपको पहले खैर आती होगी, अगर नहीं आती तो हमने आज इसको सॉफ्टली रिवाइज कर लिया है और एक व्यू देख लिया है, और अभी हम इसके जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो ये पिक्चर आपके सामने है बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग की, जिसके अंदर आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेने हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ना वेरिएबल है, वेरी करेंगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम होगी तो ये कम होगी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके, इसके अंदर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो है इस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के दरमियान अगर कोई डिफरेंस है
दैट इज ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके बच्चों, तो आपके ख्याल में यूनिट कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की या मार्जिनल कॉस्टिंग की? जी बच्चों, यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ज्यादा होगी या मार्जिनल कॉस्टिंग की? शाबाश अली अदर, शाबाश यासिर अहमद। लिनोवो मार्जिन कॉस्टिंग की कैसे ज्यादा होगी भाई यूनिट कॉस्ट? मोहम्मद अब्बास साहब ठीक है, शाबाश। इमरान शाह साहब, मार्जिनल कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट कैसे ज्यादा होगी? शरियार आसिफ ठीक है। इमरान शाह आपका जवाब गलत है। सोबिया भट्ट आपका ठीक है। असद अली का ठीक है। हमारा नायाब ठीक है। रेहान ठीक है। जी बच्चों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो कॉस्ट है ना, वो ज्यादा होगी और मार्जिनल की यूनिट कॉस्ट कम होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में देखें, आपके सामने एग्जांपल है, 8 आ रहा था यूनिट कॉस्ट और मार्जिन में यूनिट कॉस्ट आ रही थी 6, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसको हमने पर यूनिट के बेसिस पे ले लिया है। ओके बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, फिर ये बात के ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब यूनिट कॉस्ट हम निकालेंगे ना, तो वही यूज होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यूज हुई, और यही यूज होगी इन्वेंट्रीज के लिए। लाइकवाइज इसी तरह मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकली है दैट इज 6, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यूज होगी और यही यूज होगी इन्वेंट्रीज के लिए। ठीक है, अब हम आके देखते हैं जरा इन्वेंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। बच्चों, जब हम करते हैं ना ट्रेडिंग का बिजनेस, कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है, इट इज जस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि हमने इसको खरीदना है और सेल कर देना है। जस्ट बाय एंड सेल। ट्रेडिंग बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को जस्ट बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म की इन्वेंट्री होगी, दैट इज ऑफ फिनिश गुड्स। और अगर हमें इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी हो, तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हमें एक यूनिट पता है और कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी है, तो फिर कैसे मालूम होगा बच्चों? फिर ये मालूम होगा इस तरीके से ओपनिंग में थे 100 यूनिट, हमने और फर्दर परचेज कर लिए 1000, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 1100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 प्लस 1000, दैट इज 1100। और ये किस लिए हमारे पास अवेलेबल हो गए? अवेलेबल फॉर सेल। से क्लोजिंग में हमारे पास 200 यूनिट्स हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बनेगी दैट इज 1100 माइनस 200, 900। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्ट्रेट अवे आप नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस होगा, कौन सा बिजनेस बच्चों? ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग बिजनेस। तो हमने अगर उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी हो तो वो निकलेगी ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री प्लस एड परचेजेस। तो ये आपके पास इन दोनों को मिला के आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो जो बच्चों के लिए ये चीज अगर नहीं है ना तो परेशान नहीं होना, ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और अभी बिल्कुल स्लो स्लो एक एग्जांपल्स करा रहा हूं। इसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ना बच्चों, उसके अंदर हम क्या करते हैं? चीजों को खरीदते हैं, ठीक है, और खरीदते हैं एज ए रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम चीजों को खरीदते हैं बाय, फिर उनको करते हैं प्रोसेस और फिर उनको करते हैं सेल। ट्रेडिंग में क्या होता है? जस्ट बाय एंड सेल, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में बाय, प्रोसेस एंड सेल। तो यहां पे हमारे पास जो इन्वेंट्री बनेगी ना बच्चों, वो तीन किस्म की होगी। वन इज रॉ मटेरियल, अदर इज वर्क इन प्रोसेस, एंड थर्ड इज
फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? जस्ट रॉ मटेरियल। जैसे आपने लकड़ी खरीद ली, ठीक है, वो आपका रॉ मटेरियल होगा फॉर फर्नीचर। ठीक है बच्चों। अब वर्क इन प्रोसेस क्या चीज होती है? वर्क इन प्रोसेस ये चीज होती है कि रॉ मटेरियल को हमने अभी काटा, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन काम इतना नहीं हुआ कि जो कि 100% कंप्लीट हो जाता। दैट इज लेस देन 100%। आपने इसके अंदर मटेरियल भी लगाया है, लेबर भी लगाई है, फैक्ट्री ओवरहेड भी इंकर्ड की है, लेकिन दिस इज लेस देन 100%। और अगर जब ये काम मुकम्मल कंप्लीट कर लोगे आप, दैट इज 100%, तो ये कहलाएगी फिनिश गुड्स। क्या कहलाएगी बच्चों? फिनिश गुड्स। तो हमारे पास तीन किस्म की इन्वेंट्री हो सकती है। एक जस्ट रॉ मटेरियल, और एक रॉ मटेरियल के ऊपर आपने काम किया था लेकिन अभी मुकम्मल काम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे लकड़ी आपने काटी, उसके ऊपर अभी आपने फोम लगा ली है, लेकिन उसके ऊपर सीट कवर्स नहीं लगाए, तो वो चीज कहलाएगी वर्क इन प्रोसेस। और थर्ड थिंग है फिनिश गुड्स, कि जब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, तो ये कहलाती है फिनिश गुड्स। अब बच्चों, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनेगी, ये मैं आपके सामने एक सूरत हाल बताता हूं भी। ये लेफ्ट साइड है, पहले हम इसको स्टडी करेंगे, फिर हम राइट साइड को आके स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक पिक्चर है, मैं जरा देख लूं अभी तक क्वेश्चंस क्या हैं। पीरियड कॉस्ट को बच्चों हम महातगुल प्रोडक्शन के हिसाब से लेते हैं, सेल्स के हिसाब से नहीं। जी बेटा सादिक साहब, आपके बात बिल्कुल ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनती है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट बन जाती है। जी बच्चों, अभी हम आपको जस्ट इस चैप्टर का गो थ्रू दे रहे हैं। दैट्स वाई आप प्लीज अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग लें। अभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन ना पूछें, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं बच्चों, और ये आपको अगर बेसिक्स में कहीं कंफ्यूजन रहेगी ना, तो सारी जिंदगी कंफ्यूजन रहेगी। मैं जब भी बिल्कुल बेसिक्स पे आया हूँ, ताकि जो मेरे बच्चे अभी फ्रेश एमबीए करके आए हैं या स्टडीज से थोड़ा गैप वाले थे, तो उनको ये रिकॉल हो जाए। अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास है तीन चीजें, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। तो मटेरियल की कॉस्ट किस तरह आएगी? हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल होगी, इसके अंदर हम परचेजेस को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा अवेलेबल फॉर यूज। इन दो चीजों को हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया, से हम इसको लेते हैं 10, और हमने परचेजेस कर ली है 100 की, तो ये दोनों मिला के आ जाएगा 110। ओके, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री से, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30 की। तो हमने मटेरियल यूज कर लिया है इनफैक्ट 80 का। ठीक है, कितने का यूज कर लिया बच्चों? 80 का। 110 का था और हमारे पास 30 का क्लोजिंग में बच गया था, तो हमने मटेरियल कंज्यूम किया है 80 का। शुरू में था 10 रुपए का, 100 रुपए का हमने और खरीद लिया, टोटल हो गया 110 का, और इसमें से हमने 30 माइनस कर दिए, तो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है हमारा 80 रुपीज का। से हमने डायरेक्ट लेबर लगाई है 60 रुपीज की, और अप्लाइड एफओएच किए हैं 40 रुपीज के। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी बन जाएगी मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच, दैट इज 180। यही 180 हम यहां पे लिख लेते हैं, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी। देखो, जिस तरह हमने अभी अंडरस्टैंड किया है ऊपर ही थोड़ी देर पहले, कि वर्क इन प्रोसेस क्या होता है। वर्क इन प्रोसेस ना तो रॉ मटेरियल है और ना ही वो फिनिश गुड्स है। ठीक है, वो इन बिटवीन है, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट था वो। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस को भी हमने अंडरस्टैंड किया है थोड़ी देर पहले ही, कि व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस। तो इसकी अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि इस पीरियड के शुरू में हमारे पास से 40 की ये मौजूद थी,
तो जब हम दोनों को जमा करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कि हम कितनी कॉस्ट बना सकते थे, कितने यूनिट्स हम बना सकते थे। इसमें से हम लेस कर देते हैं, से हमारे पास है 50 की क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 170। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स की भी कुछ इन्वेंट्री आपके पास मौजूद हो सकती है, से 35 की थी, तो हमने ऐड कर दिया 170 में 35, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाएगी बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, तो ये है हमारे पास तरीका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट को बनाने का और उसके अंदर कॉस्ट मालूम करने का, क्योंकि कॉस्ट ही सबसे मेन चीज होगी जो आपने मालूम करनी है। तो हम ये दोबारा देख लें कि ट्रेडिंग बिजनेस में हम कैसे कॉस्ट मालूम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कैसे कॉस्ट मालूम करते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हमारे पास जो इन्वेंट्री होगी, दिस इज ओनली ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज ओनली ऑफ फिनिश गुड्स, और इसके अंदर हमने अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स और मालूम करनी है तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास इन्वेंट्री जरा ज्यादा होती है, लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, तो हमें इन तीनों का काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं कोई कलर दे दूं, तो मटेरियल के लिए हमने ये काम किया। ठीक है बच्चों, फिर अगर हम वर्क इन प्रोसेस को भी कोई कलर दे दें, तो वर्क इन प्रोसेस का काम हमने यहां जाके किया। और अगर हम फिनिश गुड्स को भी कलर दे दें, तो वो हमने ये काम इस कलर के साथ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में बाय होता है, चीज़ों को खरीदना, फिर उनको प्रोसेस करना, यानी कि उनकी कंडीशन को चेंज करना और फिर सेल करना। इसमें आप गुड्स की कंडीशन को चेंज करते हैं, फिजिकल कंडीशन आप चेंज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल बच्चों हमने जैसे अभी ली कि हमने लकड़ी खरीदी और उसको फर्नीचर के तौर पे बना के बेच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अंदर है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है? जस्ट रॉ मटेरियल। और वर्क इन प्रोसेस क्या है कि ये थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ चुकी है क्योंकि इसके अंदर लेबर भी इन्वॉल्व हो गई और फैक्ट्री भी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि ये सारी हमारे प्रोडक्शन एरिया में काम हो रहा है। और फिर फिनिश गुड्स में आ गया रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, 100% कंप्लीट। तो पहले हमने मटेरियल का ट्रीटमेंट किया, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, इसके अंदर परचेजेस ऐड कर दी, अवेलेबल फॉर यूज आ गया, लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ गया मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, हमने डायरेक्ट लेबर, अप्लाइड एफर्ट इसके अंदर ऐड किया, तो हमारे पास आ गई है फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसी को मैंने यहाँ पे रेफर किया और इसके अंदर हम जाके ट्रीटमेंट कर देंगे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर हम ट्रीटमेंट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स का, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, जी। अब बच्चों जब आपके सामने ये ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की, तो अगर हम चल रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, ठीक है, और अगर हम चल रहे हैं मार्जिनल से, तो इन्वेंट्री में क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच एंड फिक्स्ड एफओएच। ये वर्क इन प्रोसेस में भी होगा और फिनिश गुड्स में भी होगा, दोनों में होगा, वर्क इन प्रोसेस में भी और फिनिश गुड्स में भी, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सब कुछ आएगा। जबकि मार्जिनल की जो इन्वेंट्रीज होंगी वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की, उनके अंदर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और वेरिएबल एफओएच होगी सिर्फ। ठीक है जी बच्चों, अब आपके सामने ये एक एग्जांपल है कि पहले हमारे पास होती है रॉ मटेरियल, उसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और जब ये सेल हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये बच्चों आपके सामने एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग की। जो बातें हमने की हैं वो आप आपको एक डायग्राम के स्वरूप में बताई जा रही हैं, एंड दिस इज फ्रॉम हिल्टन की बुक से। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जब कोर्स कंटेंट्स बताए हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हम किस बुक से क्या क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज हिल्टन की बुक, पेज नंबर 326 से अभी हम रेफर करके चल रहे हैं। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं। ठीक है, जब ये कॉस्ट इनकट होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और व्हेन गुड्स आर फिनिश्ड तो वो क्या बन जाएंगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और जब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सोल्ड हो जाएगी तो इनकम स्टेटमेंट में जाके एज ए एक्सपेंस आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे आ जाएगी। जब भी आप देखें कि हमने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आइटम सोल्ड हो गए वो क्या बन जाएंगे, एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। अब नीचे आ रही है बच्चों वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहां पे थे ऑल, यानी कि फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी, जबकि हम यहां क्या उनसे लेंगे, सिर्फ वेरिएबल। जब कॉस्टिंग इनकट होंगी तो ये बन जाएगी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बन जाएगी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और जब ये सेल हो जाएंगे तो ये इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी एज एन एक्सपेंस। जब भी आप देखें, जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाई तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ही एज ए एक्सपेंस आ रही है इनकम स्टेटमेंट में। और जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना बच्चों, फिक्स जितनी भी फिक्स थी इन वेरिएबल कॉस्टिंग, वो सारी की सारी कॉस्ट के तौर पे आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट, सारी की सारी एज ए कॉस्ट आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। ओके बच्चों, ये एग्जांपल आपको समझ आ रही है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। यहां पे है ऑल और यहां पे है जस्ट वेरिएबल, कि वेरिएबल ही वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा बनेगी, वेरिएबल ही फिनिश गुड्स का हिस्सा बनेगी और वेरिएबल ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनेगी। जबकि यहाँ पे सारी की सारी जो कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोसेस का भी हिस्सा बनेगी, फिनिश गुड्स का भी हिस्सा बनेगी और कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। और मार्जिनल कॉस्टिंग में या वेरिएबल कॉस्टिंग में फिक्स को हम एज ए पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं, और जितना भी ये कॉस्ट इनकट होगी एज इट इज इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी। क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्टिंग के एडवोकेट्स हैं वो ये कहते हैं कि दिस इज पीरियड कॉस्ट, इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, तो आप इसको स्ट्रेट अवे इनकम स्टेटमेंट में शो कर दें। ओके, यहां तक बात बच्चों क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि इसके क्वेश्चंस हमने किस तरीके से करने हैं। ये हमने देख लिया हिल्टन की बुक से। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे डिफाइंड है इन सीमा P1। दिस इज चैप्टर 6B ऑफ सीमा P1। इसमें हम आपको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बच्चों की एग्जांपल दी गई है मार्जिनल कॉस्टिंग की। ठीक है, अभी हमने आपके सामने भी इसको स्टडी किया है और इसको ज़रा और भी थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं ताकि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन की समझ आ जाए। आपके सामने दिया गया है डेटा, इस डेटा को देखें। मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रा देख लूँ कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं।
जी बच्चों, सर्विसेज इंडस्ट्री भी एक है हमारे पास। बच्चों लेबर और एफर्ट इसलिए यूज किया कि अगर आप लेबर एफर्ट इनकम नहीं करेंगे तो प्रोसेस कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगी। ओके, अच्छा बच्चों, ये हमारे सामने एक मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जांपल है। वाटर एंड सन्स मेक अ प्रोडक्ट द स्प्लैश व्हिच हैज अ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 6 पर यूनिट। आपको वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी गई है, दैट इज 6 पर यूनिट एंड अ सेल प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट एट द। तो बच्चों आप बता सकते हो जरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 6 और सेल प्राइस है 10, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा कितना होगा। वेरी गुड, 4। 10 माइनस 6 4 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स आया, थैंक यू। At the beginning of September 2000 X0, there were no opening inventories and production. हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरीज कोई भी नहीं थी एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ वाज 20,000 यूनिट्स। हमने 20,000 यूनिट बना लिए। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ वर 30,000 फॉर प्रोडक्शन एंड 15,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयर वर नो वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट। तो आपने 20,000 यूनिट बनाए हैं और प्रोडक्शन की जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो 30 है और एडमिन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की है 15,000। कहा जा रहा है आपको कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर सितंबर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स इफ सेल्स वर एज फॉलोज। कहते हैं कि अगर सेल्स हो गए 10,000 यूनिट सेल हो जाए, 15,000 यूनिट सेल हो जाए और 20,000 यूनिट सेल हो जाए तो फिर क्या क्या होगा, आए हम देखते हैं। जी बच्चों, ये पहले केस हम स्टडी कर लेते हैं 20,000 स्प्लैशेस का, कि आपने सेल कितने किए 20,000 और एक यूनिट की प्राइस कितनी थी 10 पाउंड, तो सेल्स आ जाएंगी 200,000। ये हम पहले इस वाले एरिया को स्टडी कर रहे हैं, 200,000। आपके पास देखें ओपनिंग इन्वेंट्री बिल्कुल भी नहीं थी और आपने कितनी प्रोडक्शन की है इस दफा 20,000 यूनिट और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6, तो 20,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों 120,000। तो अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, प्रोडक्शन कर ली 120 की, तो टोटल आपके पास अवेलेबल हो गया 120। अब आपने प्रोडक्शन भी 20 की है और 20 ही सेल कर दी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी बच्चों 0, क्योंकि 20 की प्रोडक्शन की और 20 ही सेल कर दिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 0। तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 120,000। जब आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज 80,000। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी दो किस्म की, वन इज प्रोडक्शन दैट इज 30,000 एंड अदर इज एडमिन दैट इज 15,000। तो दोनों हमने लेस कर देनी है, तो हमारे पास 45 जब हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया 35,000। और बच्चों देखो ये दिस इज द सेम जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स, ठीक है, हमने कितने यूनिट्स कर दिए 20,000 यूनिट्स, एक यूनिट की प्राइस कितनी थी 10, तो ये बन गया 200,000। ओके, अच्छा जी, फिर एक यूनिट की प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6, तो ये बन गया 120,000। कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गया 100,000। वेरिएबल ऑपरेटिंग उन्होंने कहा है कोई हमारे पास कॉस्ट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन हमारा 80 रहेगा। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने बताई है कि ये है 30,000 और ये उन्होंने बताई है 15,000। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 35,000, दैट इज 35,000। तो आपके सामने यहां देखें यही 35,000 आ रहा है। ओके, यहां तक बच्चों बात समझ आ गई, कोई क्वेश्चन। कि हमने प्रोड्यूस भी 20,000 किए हैं और 20,000 ही हमने सेल कर दिए हैं, तो दैट्स वाई हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं बचेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं थी, क्लोजिंग भी कुछ नहीं बचेगी। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स 120 आएगी, क्योंकि 20,000 हमने सेल्स किए तो 20,000 की ही कॉस्ट लिखनी है। तो ये हमारे पास आ गया 120, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और हमारे पास यासिर अहमद, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं,
कि 20,000 की सेल्स आई, 20,000 की कॉस्ट आई, सेल में से कॉस्ट लेस की तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस की तो हमारे पास आ गया है प्रॉफिट। अब बच्चों हम एक और केस देखते हैं जिसमें हम सेल्स कर रहे हैं 15,000, प्रोडक्शन आपकी 20 ही है लेकिन सेल्स कर रहे हैं हम 15,000। तो फिर इस केस में क्या होगा बच्चों कि सेल हुई है 15,000 यूनिट्स, तो 15,000 एट द रेट ऑफ 10 150,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 0 थी, प्रोडक्शन हमने की है 20,000 यूनिट्स की, एक यूनिट की कॉस्ट है 6, तो 20,000 इंटू 6 120,000। अब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्शन की है 20 की और सेल की है 15, तो 5,000 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी और एक यूनिट की कॉस्ट है 6, तो 5,000 इंटू 6 30,000। तो अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी ना, दैट इज ऑफ 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 90,000। और अगर आप 120 में से 30 भी लेस करेंगे तो ये 90 ही आएगा। अब 150,000 को जब 90 से लेस किया तो आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन 60,000। फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही है, दैट इज 45,000, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 15,000। इस केस में बच्चों ये हो रहा है कि हमने सेल्स कर दी है 15,000 यूनिट्स, तो कॉस्ट भी कितनों की आएगी 15,000 यूनिट्स की, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60,000। कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेंगी, तो आंसर हमारा बनेगा 15,000। तो यही 15,000 आपके पास यहां पर भी आ रहा है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक ट्रेडिंग बिजनेस की तरह ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने ट्रेडिंग बिजनेस करना है तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 0, प्रोडक्शन की हमने 120,000। ठीक है, ये किस तरह आई थी बच्चों, दिस इज 20,000 यूनिट्स और एक यूनिट पे कॉस्ट है 6 की, तो ये 120 हो गया, अवेलेबल फॉर सेल हो गया 120,000। अब हमने क्या किया है कि 5,000 हमारे पास क्लोजिंग में है और एक यूनिट कितने का है 6 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 इंटू 6 दैट इज 30,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी दिस माइनस दिस 90,000। तो यही देखें आपके पास 90,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही। अब ये केस आ गया कि 10,000 हमने यूनिट सेल की हैं, तो 10,000 एट द रेट ऑफ 10 हमारी सेल बनेगी 100,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 0 थी, प्रोडक्शन हमारी 120,000 कॉस्ट आई। अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गई है 10,000 यूनिट्स की। ठीक है, ये केस था हमारे पास। और एक और केस बना लेते हैं इसी तरह का यहाँ पे कि अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10,000 यूनिट्स। जब भी 10,000 यूनिट्स होगी तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 60,000 और जब हम इसमें से लेस किया तो हमारे पास आ गई कॉस्ट 60,000। तो यहाँ पे भी देखें आपके पास आ रही है कॉस्ट 60,000, तो 100,000 में से जब 60,000 लेस किया तो कंट्रीब्यूशन रह गया 40 और फिक्स कॉस्ट है हमारी 45, तो हमारे पास लॉस आ गया है ऑफ 5,000 पाउंड्स। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग की एक एग्जांपल थे आपके पास। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एग्जांपल। बाकी सारा डाटा वही का वही है बच्चों जो पहले था। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा इस तरह कैलकुलेट होती है कि देखो आपने प्रोडक्शन की 20,000 यूनिट्स की और सेल की है 20,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 0। प्रोडक्शन की है 20,000 की, सेल कर दिए 15,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 5,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन की 20,000, सेल कर दिए 10,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 10,000 यूनिट्स की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इस तरीके से आ रही है। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये सीख चुके हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट एंड फिक्स्ड एफर्ट होता है। अब यहाँ बच्चों बताया गया है फिक्स्ड एफर्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है। यूजिंग द अर्लियर एग्जांपल ऑफ वाटर एंड सन्स, assume the normal level of activity is 15,000 splashes। मैंने आपके साथ नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी डिस्कस किया था। ठीक है, कि हमारे पास एक नॉर्मल लेवल होता है, एक्सपेक्टेड लेवल होता है, थ्योरेटिकल लेवल होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी वो यही बता रहे हैं कि हमने नॉर्मल लेवल रखा हुआ है कितना 15,000, जबकि हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 30। तो जब आप 30 को डिवाइड करेंगे 15,000 तो कितनी आ गई 2 पर यूनिट। इस केस में जब हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो कैसे बनेगी, आए इसको देखते हैं। पहले देखते हैं 20,000 का केस। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट हैं,
हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमारे आज का जो एक फेज है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड करना वो कवर हो जाए। आपने बच्चों 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 20,000 ही सेल्स कर दिए, तो आपकी सेल्स आएगी 200,000, 20,000 एट द रेट ऑफ 10। ओके, अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास थी 0, आपने इस बार प्रोडक्शन की है 20,000 यूनिट्स की, तो वेरिएबल कॉस्ट तो थी बच्चों आपके पास 6 और फिक्स एफओएच हमने पर यूनिट अभी थोड़ी देर पहले निकाला है 2, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 8 और हमने यूनिट्स बनाए हैं 20,000, तो 20,000 इंटू 8 160,000 हो जाएगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। दिस इज अवर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट और ये आई है यहां से 6 थी वेरिएबल और 2 अभी हमने निकाली है फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट, यहां से निकाला था बच्चों। ये हमें कोई कैपेसिटी बताई जाएगी उसकी मदद से हम निकालते हैं फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट, क्योंकि अदरवाइज वो होते हैं टोटल में, लेकिन हम यूज करते हुए विद नॉर्मल कैपेसिटी जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी दी गई है हम फिक्स्ड एफओएच निकाल लेते हैं पर यूनिट। ओके, अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बच्चों कोई भी नहीं है, तो कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 160,000। यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी हम एक और पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले हम इन तीनों की यहां तक स्टेज समझ लें। ये है हमने 15,000 सेल किए और प्रोडक्शन की है 20,000 की, तो 50,000 जब सेल किए तो 150,000 ही हमारी क्या होगी बच्चों, सेल्स होंगी। अच्छा जी, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है हमारी 8, तो 8 इंटू 20,000 बन गया 160,000, यही हमारी कॉस्ट हो गई। अब हमें निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हमने प्रोडक्शन की है 20,000 की और सेल कर दी है 15,000, इसका मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 5,000 यूनिट्स और एक यूनिट कितने का बच्चों 8 का, तो 8 इंटू 5,000 बनेगा 40,000, तो 160,000 में से जब 40,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120,000। इसी तरह अब हम ये केस समझते हैं जिसमें 10,000 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, प्रोडक्शन की है 20 की और सेल की है 10,000, तो 10,000 एट द रेट ऑफ 10 100,000 हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, प्रोडक्शन हमने 20,000 यूनिट्स की है, तो वो आ गए 160,000 और 160 में से हमने सेल किए हैं 10,000, तो इसका मतलब है 10,000 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है और एक यूनिट है 8 का, तो 10,000 इंटू 8 दैट इज 80,000, तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी 80,000, क्योंकि हमने 10,000 यूनिट बेचे हैं तो एट द रेट ऑफ 8 80,000, यहाँ पे 15,000 यूनिट बेचे हैं एट द रेट ऑफ 8 120,000, यहाँ पे 20,000 यूनिट बेचे हैं एट द रेट ऑफ 8 160,000। ओके, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक और हमने पॉइंट अंडरस्टैंड करना है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज ओवर ओब्लिक अंडर अप्लाइड एफओएच। आप देखें आपके इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल या एस्टिमेटेड एफओएच जो है ना वो दिए गए हैं आपको 30,000। ओके, और हमने पर यूनिट निकाल लिए थे कितना, ये हमने ऊपर भी निकाला हुआ है, दैट इज 2 पर यूनिट। ठीक है, फिक्स्ड एफओएच इज रुपीज या पाउंड 2 पर यूनिट। अच्छा बच्चों, आपने प्रोडक्शन कितनी की है 20,000 यूनिट्स। जब आपने 20,000 यूनिट्स प्रोडक्शन की तो बच्चों आपके अप्लाइड एफओएच बनेंगे दैट इज 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। तो आपके हर केस में प्रोडक्शन 20,000 ही रही है, तो उसके केस में हमारे अप्लाइड आ जाते हैं 40,000। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें दैट इज एक्चुअल माइनस अप्लाइड, तो बच्चों यहां पे देखो आपके पास दो चीजें हैं, एक है एक्चुअल और एक है अप्लाइड। आप बताएं अप्लाइड की फिगर ज्यादा है या कम है, अप्लाइड की फिगर ज्यादा है। जब अप्लाइड की फिगर ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं ओवर अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड क्या है ज्यादा, ओवर अप्लाइड। और जब ओवर अप्लाइड आता है बच्चों तो इसको हम कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। अभी आप फिलहाल ये याद रखें, इसको हम कल भी उस पर और फोकस करेंगे
कॉस्ट में से हम जब ओवर अप्लाइड आएगा तो कॉस्ट में से लेस कर देंगे। अभी यहाँ पे भी आप देखें ये 10,000 जो भी आ रहा है ना, ये सब जगह से लेस हो रहा है। जैसे इस केस में देखें 80,000 माइनस 10,000 70,000, 120,000 माइनस 10,000 110,000, 160,000 लेस 10,000 150,000। अब सेल में से जब आप ये कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें से आप जब एडमिन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपको दी गई थी 15,000 वो आप लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो जो एक नई चीज आपने इसमें अंडरस्टैंड करनी है दैट इज ओवर और अंडर अप्लाइड या ओवर और अंडर एब्जॉर्ब। ये क्या चीज होती है, इसके ऊपर हम कल थोड़ा सा और भी फोकस कर लेंगे। अभी आप ये ध्यान में रखें कि हमने पहले निकाला था एक प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट, ये बता रहा था कि हमारे एफओएच है पर यूनिट 2, हमने कितने यूनिट्स बनाए बच्चों 20,000 यूनिट्स, तो उसके हम कहते हैं अप्लाइड एफओएच है 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40,000 की एंट्री हो चुकी है। ये देखें जो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट आ रही है ना 160, ये इनफेक्ट कैसे आई है, 6 तो वेरिएबल थी प्लस 2 मिला के 8 होके आई। 8 इंटू 20,000 160, 8 इंटू 20,000 160 एंड 8 इंटू 20,000 160, ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये 8 किस तरह बना था, ये 2 के साथ बना था, और 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है सब जगह 20,000 से, 20,000 से एंड 20,000 से, दैट इज 160। और अगर ओवर अप्लाइड होता है तो हम कॉस्ट में से लेस करते हैं, और अगर ये हो केस अंडर अप्लाइड का तो हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। कॉस्ट में क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। यहां पे मैं उसकी एग्जांपल आपके सामने बना देता हूं। से ये 30,000 था, ये 25,000 था, तो यहां पे आ जाएगा 5,000। तो इसको जाके हमें कॉस्ट में ऐड करना होगा। इसे क्या करना होगा, हमें कॉस्ट में जाके ऐड करना होगा। अगर ओवर अप्लाइड आए तो कॉस्ट में से लेस करते हैं, और अगर अंडर अप्लाइड आए तो कॉस्ट में जाके ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीमा की एक एग्जांपल मार्जिनल की देखी है और एक एब्जॉर्प्शन की देखी है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। टिल देन आपने ये सीमा की बुक से ये चीजें आपने देख ली, प्लस आपने देखना है जो हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है, दैट इज द रिव्यू प्रॉब्लम ऑफ गैरिसन नोरिन के 5th एडिशन का पेज 255 पे है, और हिल्टन का ये रिव्यू प्रॉब्लम है पेज नंबर 336 पे। तो ये दोनों रिव्यू प्रॉब्लम्स आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने आज ये देख लिया है कि एक चीज होती है एक्चुअल एफओएच और एक चीज होती है हमारे पास अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच बच्चों इनफैक्ट ये क्या है कि हमने ये देखा कि एफओएच पर यूनिट बनता है 2, तो जितने यूनिट्स हम बनाते जाते हैं ना उस हिसाब से हम अपने पास एफओएच की रिकॉर्डिंग करते जाते हैं और उसको कहते हैं अप्लाइड एफओएच। एक्चुअली इनकर्ड होंगे हमारे एफओएच 30,000, तो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है दैट इज 10,000। इनफैक्ट क्या हुआ है कि हमने प्रोडक्शन करते वक्त एफओएच लिखने चाहिए थे 30, हमने लिख दिए हैं 40। और ये क्यों हो गया बच्चों, ये इसलिए हो गया कि हमने कहा था कि हम प्रोडक्शन कितनी करेंगे 15,000, जबकि हमने प्रोडक्शन कर दी 20,000। तो जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो ओवर अप्लाइड आएगा, और जब कभी अंडर प्रोडक्शन होगी तो फिर अंडर अप्लाइड आएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इन जो आपको होमवर्क दिया गया है इसको आप ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की कुछ समझ आएगी। और ये ही जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन है ये आपको हर जगह यूज होनी है, हर चैप्टर में और हर कॉन्सेप्ट में ये यूज होना है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।